स्वागत है साथियों हमारे इस YouTube चैनल संस्कार गुरुकुलम में। मैं हूं आपका दोस्त व होस्ट आनंद राज आनंद। आज हम बात करेंगे DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड 2021। साथ ही साथ इससे अन्य जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है जैसे सीटेट, झारखंड टेट, बिहार टेट, रीट, यूपी टेट, उत्तराखंड टेट और भी अन्य जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती हैं वहाँ पर इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये विशेष करके DSSB में भी चूँकि उनकी लेवल थोड़ी सी ज़्यादा होती है तो उन चीज़ों को लेके हम इस वीडियो को लाए हुए हैं और लगातार आपकी वीडियो जो है इस सारे एग्जाम्स की पूरा कंप्लीट कराई जाएगी, चाहे वो एजुकेशन साइकोलॉजी हो चाहे वो पेडागोजी सेक्शन हो, ये पूरी कंप्लीट कराई जाएगी। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हमारी वीडियो की अपडेशन लगातार आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और लोगों तक शेयर भी करेंगे, जिससे कि हम मोटिवेट होंगे, हमारी जो बातें हैं, हमारा जो एक्सपीरियंस, हमारा जो अनुभव है उनके तक पहुँचे। आइए हम लोग विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करते हैं। और आज जो टॉपिक आपके पास लाए हुए हैं वो है हमारा लेसन 1, है ना, लेसन 1। और इसमें आज हम बात करेंगे कि साइकोलॉजी, द एजुकेशन साइकोलॉजी, इट्स नेचर और इट्स हिस्ट्री। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान का इतिहास क्या रहा, उसकी प्रकृति क्या रही है, साथ ही साथ उनका इतिहास क्या रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन बड़ा ही डीपली एकदम पूरा गहन तरीके से करेंगे। तो अगर हम बात करें साथियों मनोविज्ञान की, तो मनोविज्ञान एक ऐसी शाखा है जो कि पहले तो जितनी भी सब्जेक्ट होती थी सभी फिलॉसफी के अंतर्गत आते थे, दर्शन शास्त्र के अंतर्गत आते थे। और वहीं से सारे सब्जेक्ट, चाहे मैथ्स हो तो वो भी ये फिलॉसफी का ही पार्ट होता था, चाहे आर्ट्स हो तो वो भी फिलॉसफी का ही पार्ट होता था, चाहे हमारा इकोनॉमिकल सेक्टर हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो तो वो भी हमारा फिलॉसफी के ही तहत आते थे। बाद में धीरे धीरे उसमें से बदलाव आया और ब्रांचेस जो है, सब्जेक्ट जो है वो उनसे अलग होते होते अपने अपने वास्तविकता को जो है आज ग्रहण किए हुए हैं। अगर मनोविज्ञान की बात करें तो मनोविज्ञान क्या है, तो मनोविज्ञान की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, है ना। तो हम लोग एक एक करके अब टॉपिक साथ में, आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि जब भी पढ़ने बैठे तो कम से कम कॉपी लेके बैठे। मैं वादा करता हूं कि आपको इस तरह से पूरे एकदम नोट्स बनवा दिया जाएगा जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही कारगर सिद्ध होगा, एकदम सार्थक सिद्ध होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि कॉपी और जो पेन होती है उनको साथ लेके बैठे ताकि आप उनको वहाँ पे नोट भी करें। और आपको इस तरीके से हम पढ़ाएंगे भी ताकि आपका नोट्स भी साथ में बनते ही चले। जैसे टॉपिक कंप्लीट होगी उनसे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं जो DSSB में, सीटेट में, यूपी टेट में इन सारी चीज़ें पूछा जाता है, वो चीज़ आपके साथ हम क्वेश्चन को लेके भी आएंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं हम लोग डेफिनेशन की, है ना, डेफिनेशन की। सबसे पहले साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो साइकोलॉजी जो वर्ड है ना, ये वर्ड बना हमारा साइके प्लस लोगस। तो साइके का मतलब क्या होता है, लोगस का मतलब क्या होता है, इस पे हम लोग बात करते हैं। साइकोलॉजी एक लैटिन वर्ड से ओरिजिनेटेड है ये, जो कि आते हैं दो वर्ड से मिलकर के बना है, वो है साइके और प्लस लोगस। अगर साइके की मतलब अगर पूछा जाए तो साइके का मतलब सोल होता है ना। क्या होता है यहाँ पे, सोल होता है। सोल का मतलब आत्मा भी होता है, मन भी होता है। वहीं पे इसमें से हम चेतना की बात करेंगे, व्यवहार की बात करेंगे, इन सारी चीज़ों को एक एक करके हम लोग बात करेंगे। वैसे स्टार्टिंग पीरियड में साइके का मतलब सोल से लिया गया है, आत्मा से लिया गया है। और लोगस का मतलब होता है क्या, तो स्टडी होता है। क्या होता है, स्टडी, जिसका मतलब होता है अध्ययन, है ना, जिसका मतलब होता है अध्ययन। इस वे से आप कह सकते हैं कि आत्मा का अध्ययन करना ही हमारा साइकोलॉजी कहलाता है। वैसे शुरुआती दौर में इनकी जो अवस्थाएं आई, इनमें से परिवर्तन हुआ, डेफिनेशन में परिवर्तन हुआ। एक एक करके डेफिनेशन की परिवर्तनों को भी हम लोग समझेंगे, जानेंगे। अगर हम लोग बात करें सोल पे और स्टडी पे तो ये पहली डेफिनेशन आती है। वहीं अगर हम लोग बात करें डेफिनेशन फर्स्ट की, पहला जो स्टेप कहेंगे, है ना, तो फर्स्ट जो डेफिनेशन वर्ड क्या आया था, वो आया था हमारा स्टडी ऑफ सोल। क्या आया था, स्टडी ऑफ सोल, या फिर बोल सकते हैं साइंस ऑफ सोल। साइंस ऑफ सोल इसका मतलब हो गया आत्मा का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन
या आत्मा का विज्ञान। अब ध्यान दीजिएगा, स्टडी ऑफ सोल में शुरुआती दौर में चूंकि एक ही सब्जेक्ट हुआ करता फिलॉसफी, और फिलॉसफी में ज्यादातर बातें जो होती थी वो सोल से लगातार जोड़ जोड़ के बातों को अपने तार्किक ढंग से उसको पेश करते थे। वहीं अगर बात करें स्टडी ऑफ सोल के अंतर्गत तो यहाँ पे इन डेफिनेशन को भी जो है परित्याग किया गया है। चूंकि हम लोग यहाँ जब बात करते हैं आत्मा की, तो आत्मा ये कंक्रीट फॉर्म में नहीं है। जब बात आई कि हम किसी चीज को कैसे समझें, तो किसी चीज को अच्छे से तभी समझ सकते हैं जब वह हमारे आसपास, हमारे आस पड़ोस में व्यवहार में आता हो, हम उसे देख पाते हैं, जान पाते हैं, तब हम लोग उसे अच्छा तरह से डिफाइन कर सकते हैं। बस आत्मा को क्या हम लोग जानते हैं? नहीं जानते। क्या हम आत्मा को देखे? नहीं जानते। क्या इसका अस्तित्व के बारे में पता है? नहीं पता है। इसी वजह से ये वाली डेफिनेशन जो है इनका परित्याग हुई है ना, और बाद में एक नई डेफिनेशन उभर के आई। बाद में एक नई डेफिनेशन उभर के आई जिसकी हम कह सकते हैं परिभाषा नंबर 2 कह सकते हैं, जिसमें ये बात करते हैं स्टडी ऑफ माइंड की, स्टडी ऑफ माइंड, या फिर इसको आप साइंस ऑफ माइंड भी बोल सकते हैं। इसमें कहा गया है मन का अध्ययन, मन का अध्ययन। अब समझिएगा कि इसमें से सेकंड डेफिनेशन जो आया मन के बारे में, कि मन का अध्ययन यहाँ पे करने लगे हम लोग, और मन के अध्ययन के अंतर्गत चूंकि मन के बारे में भी उसका अस्तित्व नहीं है, मन कैसा है, उनकी स्थिति कैसी रहती है, वो कहाँ पे कैसे रहते, उसका नेचर क्या होती है, इन सारी चीज़ों की कमी होने लगी। और हमारे जो साइकोलॉजिस्ट का जो सोच है इससे और भी आगे गया, और उनका कहना था कि चूंकि मन का भी अस्तित्व नहीं है, मन को देख नहीं सकते हैं, उसको जान नहीं सकते अच्छे से, इसीलिए इस चीज़ को हम अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है बाद में चल के ये भी हम लोगों ने इसको परित्याग किया, और तीसरी डेफिनेशन आई साइकोलॉजी की, और वो तीसरी जो डेफिनेशन आई तीसरी की, तो वो हुआ हमारा स्टडी ऑफ कॉन्शसनेस, है ना, या फिर साइंस ऑफ कॉन्शसनेस कह सकते हैं, है ना। कॉन्शसनेस मतलब कॉन्शसनेस की बात करें तो चेतना, है ना, चेतना का अध्ययन, चेतन का अध्ययन करना। चेतन, चूंकि चेतन के ये भी इनका परित्याग इसलिए हो जाता है क्योंकि चेतन का अस्तित्व नहीं है हमारे पास। ध्यान से देखिए, अगर गौर किया जाए तो जो चीज व्यवहार में है वो ज्यादा समझ में आता है। कंक्रीट फॉर्म में अगर हमारे पास है, हमारे लोकेलिटी में है, हमारे पास पड़ोस में है, उनके बारे में ज्यादा हम सोच पाते हैं। और अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है तो उसके बारे में हम नहीं सोच सकते हैं। जैसे बात करें एक जानवर जो कि काली सी है, उनकी 4 पाँव होती है, एक पूंछ होती है, और उनकी आवाज़ जो होती है म्याऊ एक साउंड होती है, हम कहते हैं कि ये बिल्ली है। अगर हमारे पास सामने एक वो बिल्ली हमने देखा, जाना, तो उनके बारे में ज़्यादा आइडियाज मेरे अंदर में आ सकते हैं। क्या अगर वैसा जानवर जिसको हमने कभी देखा ही नहीं, हम लोग कल्पना मात्र उसको बात करते थे, क्या उसके बारे में बहुत कुछ बोल सकते हैं? क्या नहीं बोल सकते हैं। हमारे पास उसके लिए कोई लॉजिकली आइडियाज नहीं है, इसीलिए हम लोग इसका भी परित्याग कर दिए। क्या हम लोग ईश्वर देखे हैं? नहीं देखे हैं। ईश्वर का अस्तित्व जानते नहीं जानते हैं, तो हम उसके बारे में जाना नहीं सकते हैं। भले आज हमारे संस्कृति में ईश्वर के बारे में बहुत सारे शब्द लिखे गए हैं, क्योंकि हमारे संस्कृति सबसे पुरानी है तो उनमें बहुत सारा रिसर्च होके लिखा गया है। लेकिन अगर आमतौर पे पूछा जाए हमसे कि क्या हमने ईश्वर देखा है, तो हमने ईश्वर नहीं देखा है। कोई देखे होंगे बट हमने नहीं देखा है। उसकी स्थिति कैसा है, वो पहनते कैसा है, उड़ते कैसा, वो रहते कैसे हैं, तो ये सारे चीजें हम आई हैव नो आइडियाज अबाउट द गॉड, सो वी कांट गिव द डिटेल्स एक्सप्लेनेशन अबाउट द गॉड, है ना। ये सारी चीजें उनकी स्थिति नहीं है, लेकिन हम उसकी कल्पना करते हैं सिर्फ कि हाँ ये इस तरह से है, ये गाना पीते हैं तो ये भोला बाबा है ना, मतलब ये इनकी सवारी करते तो ये भोला बाबा है, मतलब ये सारे चीज वो क्या कहते हैं, मतलब अजीब अजीब सब चीजें होती है ना। जो बकरी खाती है तो वो काली मैया है ना, ये सारी चीजें उनमें आती है। तो ये एक मनगढ़ंत चीजें होती है, क्योंकि व्यवहार में हम उसे देख नहीं पाते, तो हम अपने मन से उसको क्या करते हैं, उस पर हम प्रोजेक्ट कर देते हैं और उन चीजों को आगे बढ़ाते हैं। क्लियर है साथियों, समझ में आ गया होगा। तो जो चीजें हमारे कंक्रीट फॉर्म में हमारे आसपास में नहीं पाए जाते, हम उनके बारे में ज्यादा परिचर्चा नहीं कर सकते हैं। और इसी वजह से जो है हमारी जो साइकोलॉजी की तीसरी चरण है, इसको भी जो है यहाँ पे जो तीसरी परिभाषा है, इसका भी ये परित्याग किया गया है। क्योंकि इन सारे जितने भी परिभाषाएं हुई, इन सारे परिभाषा की
अगर बात करें तो इसका स्थिति अस्तित्व नहीं होने के कारण से इनको भी लोगों ने नकार दिया। और यहीं पे चौथा परिभाषा आती है, क्या आती है, तो कहेंगे हम लोग स्टडी ऑफ बिहेवियर। स्टडी ऑफ बिहेवियर, हम लोग बात करते हैं स्टडी ऑफ बिहेवियर की। तो अब ये देखिए क्या होता है, बिहेवियर मतलब व्यवहार का अध्ययन, क्या है यह, तो व्यवहार का अध्ययन। अब व्यवहार का अध्ययन देखिए, चूंकि जो व्यवहार हमें दिखता है ना, हम किसी के नेचर, किसी की प्रकृति को देख सकते हैं, जान सकते हैं, क्योंकि वह हमारे एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में नहीं रह के वो कॉन्क्रीट फॉर्म में रहते हैं, तो उनके बारे में हम लोग जान सकते हैं, अच्छे से इसको समझ सकते हैं। और आज हमारे वर्तमान काल में इनकी स्थिति हमारे व्यवहारिक मनोविज्ञान की स्थिति के अंतर्गत हम लोग आते हैं, यहीं पे हम लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ते हैं। वैसे बहुत सारे मनोवैज्ञानिक रहे जो चेतन में भी बात करते हैं, माइंड पे बात करते हैं, वो सभी को एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। वहीं पे एक हमारे बहुत ही अच्छे मनोवैज्ञानिक रहे जिनका नाम है वुडवर्थ, है ना, वुडवर्थ। इन्होंने अपने पुस्तक में इन चीजों का वर्णन किया है। ये लिखते हैं कि मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है, एक ऐसा विज्ञान है जिसने सर्वप्रथम आत्मा का परित्याग किया, मन का परित्याग किया, वह चेतन का परित्याग किया, और अंतोगत्वा जो है उन्होंने व्यवहार को जो है स्वीकार किया है। उसे क्या कहते हैं, तो उसे मनोविज्ञान कहते हैं। मनोविज्ञान फिर से देखिएगा, ये अपने शब्दों में लिखते हैं कि मनोविज्ञान क्या है, तो मनोविज्ञान ने आत्मा का सर्वप्रथम परित्याग किया, वहीं मन व चेतन का भी परित्याग किया, और अंतोगत्वा और लास्टली जो है व्यवहार के साथ ये बने रहे हैं। ये जो आपको कथन बताया, ये कथन किसने दिया है, तो वुडवर्थ ने दिया है। आप इसे लिख लेंगे, क्या क्या लिखेंगे, तो इन्होंने, हमारे वुडवर्थ साहब कहते हैं कि आत्मा का परित्याग, आत्मा का सर्वप्रथम आत्मा का परित्याग, मन व चेतन की परित्याग, वहीं जो है व्यवहार को समेटे हुए हैं। बात समझ में आ रही है? एक बार हम देख लेते हैं कि कहीं हमारी वीडियो साइड होके कट तो नहीं जा रही है। चलिए, बराबर आ रही है। तो ये सारे चीजें आप अच्छे से साथियों समझ सकते हैं, इनकी ये डेफिनेशन समझ सकते हैं। तो एक बार इसे जो है आप स्नैपशॉट खींच लेंगे, या फिर साथ में आप लिखते ही जा रहे होंगे, तो एक बार इसको स्नैपशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। अब जब डेफिनेशन हम लोग देख लिए, तब हम लोग देखेंगे इसमें से क्या, तो देखेंगे इसका इतिहास क्या है, फिर इसकी प्रकृति को देखेंगे, इतिहास में इनकी किस प्रकार से उतार चढ़ाव, कैसे कैसे मनोवैज्ञानिक हुए, इनकी वेव्स कितनी प्रकार की, ये सारी परिचर्चा भी हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो आइए एक बार हम लोग जो है इतिहास को देखते हैं कि मनोविज्ञान का इतिहास कैसा रहा है, उनका नेचर कैसे रहे हैं। तो इस पे हम लोग एक बार जो है अच्छे तरह से इसकी बात कर लेते हैं, बाद में इसके क्वेश्चंस भी लग जाएंगे, है ना। तो अगर हम लोग बात करें हिस्ट्री की, मनोविज्ञान का इतिहास क्या रहा है, तो सबसे पहले मैं बता दूं, मनोविज्ञान का जो इतिहास है बहुत ही पुराना है। चूंकि 460 बीसी, है ना, हमारे ईसा पूर्व 460 ईसा पूर्व कहा जाए तो अभी से लमसम 2500 साल पहले, है ना, 2500 ईयर्स एगो। तो 460, अगर इसकी इतिहास की बात करें तो ये इतिहास ना बहुत ही पुराना इतिहास है इसका। वहीं पे 460, है ना, ईसा पूर्व का है, बीसी की बात करें मतलब अभी से लेकर 2500 साल पहले एगो। तो वहीं पे एक मनोवैज्ञानिक हुए जिनका नाम पड़ा हिप्पोक्रेट्स। क्या नाम पड़ा? उनका नाम था हिप्पोक्रेट्स, या हिप्पोक्रेट्स आप लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, हिप्पोक्रेट्स। अब ध्यान से सुनिएगा, 2500 साल पहले, है ना, 2500 ईयर्स एगो, मतलब 460 बीसी में ही हमारे मनोवैज्ञानिक हिप्पोक्रेट्स साहब जो है, इन्होंने पर्सनालिटी की 4 प्रकार का उल्लेख किया है। 4 प्रकार का वहीं उल्लेख किया, जैसे कि इसमें पहला जो आता है वो है हमारा संगविन।
फिर हमारा क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे कॉलरिक। फिर तीसरा अगर बोले तो मेलानकॉलिक। और अगर चौथा अगर हम लोग बात करें तो होता है फ्लैग्मेटिक। क्या होता है, थोड़ा सा हिंदी मीडियम वाले इसमें ध्यान दीजिएगा कि इनका हिंदी में भी हम लोग चूंकि हिंदी में भी इसका नाम संगीन ही पढ़ते हैं, कॉलरिक ही पढ़ते हैं, मेलानकॉलिक भी पढ़ते हैं, और वहीं पे हम लोग इसको फ्लैग्मेटिक भी पढ़ते हैं। तो ये उन्होंने 4 प्रकार का जो है उल्लेख किया। किसने, हमारे हिप्पोक्रेट्स साहब ने किए। सोचिए 2500 ईयर्स एगो ही इन्होंने ये सारी चीजों की जो है विस्तृत चर्चा कर दी थी। संगीन क्या अगर बात करें तो संगीन क्या होता है, इसकी पर्सनालिटी में अगर बात करें तो ऐसे व्यक्ति अत्यधिक बातूनी होते हैं। क्या होते हैं, अत्यधिक बातूनी होते हैं, और ये जो व्यवहार में जो होता है बहिर्मुखी होते हैं। बहिर्मुखी मतलब इसको बोले तो एक्सट्रोवर्ट होता है, इंग्लिश में बोले तो एक्सट्रोवर्ट प्रकृति इनकी होती है। अत्यधिक बातूनी होते हैं लगातार, जहां पे अगर मौका मिला तो वहां पे वो क्या करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा उनको बोलने की इसमें आदत रहती है। ये संगीन क्वालिटी होती है। वहीं अगर कॉलरिक की बात करें, अगर हम लोग कॉलरिक की बात करें तो ये क्या होती है ना, अत्यधिक बातूनी होते हैं। इसी में से ये क्या होते हैं, इसमें से भी ज्यादा इसमें होता है, ये क्या होते हैं, तो अत्यधिक बातूनी होते हैं। बातूनी समझ रहे हैं ना, लक्वसस एक बार लक्वसस है ना, लक्वसस अत्यधिक यहां बातूनी होते हैं। और फिर अगर बात करें अत्यधिक अगर बोले तो ये बहिर्मुखी होते हैं, बहुत ज्यादा बहिर्मुखी होते हैं। अत्यधिक एक्सट्रोवर्ट होते हैं, अत्यधिक एक्सट्रोवर्ट होते हैं। एक्सट्रोवर्ट मतलब क्या होता है ना, उनके मन में कुछ भी बातें वो सबसे सबको बोल देगा। अगर उनको अगर थोड़ा सा फुला दीजिएगा तो वो सारे बातें आपके सामने उगल के रख देगा। ये अत्यधिक एक्सट्रोवर्ट होते हैं, अत्यधिक या बहिर्मुखी होते हैं। क्या होते हैं, अत्यधिक या जो होते हैं बहिर्मुखी होती है। थोड़ा सा हिंदी वर्ड को देख लेंगे, कहीं भी मात्रा वगैरह में गलती हो सकती है, कोई बड़ा बात नहीं है। अगर वहीं पे अगर बात करें तो यह व्यक्ति जो होता है यह स्वतंत्र ज्यादा रहना, मतलब स्वतंत्र इंडिपेंडेंट लाइफ को जीना बहुत ज्यादा पसंद करता है। और अगर कहीं मौका मिला तो वह चाहता है कि हम ऐसा कोई कंक्लूजन दे जो कि बहुत ही निर्णायक हो, है ना। तो यह क्या करना चाहते हैं, तो निर्णायक कंक्लूजन देना चाहते हैं, निष्कर्ष देना चाहते हैं। क्लियर, यहाँ पे बात समझ में आपको आ रही होगी। तो देखिएगा संगीन ये था, कॉलरिक ये था। फिर वहीं अगर हम लोग मेलानकॉलिक की बात करें तो मेलानकॉलिक क्या होता है, ये अंतर्मुखी व्यक्तित्व का होता है। इसको मेलानकॉलिक के अंतर्गत इनके अंदर में अंतर्मुखी आते हैं। क्या आते हैं, अंतर्मुखी। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इंट्रोवर्ट। क्या बोलते हैं इनको, इंट्रोवर्ट प्रवृत्ति, जिसको हिंदी में हम लोग गांव की भाषा में भीतर गुनाह टाइप का बोलते हैं ना। जो भी उनके अंदर में जो भी क्वालिटी होती है, जो भी सोच होता है, जो भी आइडियाज उनके अंदर में होता है, वो चाहते हैं कि हम किसी को कुछ ना बोलें। उनको कोई बीमारी भी हो गया चुपचाप रहेंगे, वो अगर भूख लगा है तो भी चुपचाप रहेंगे, नहीं लगा है तो भी रहेंगे। उनको खुशी नाम की उनके सामने जल्दी चीज नहीं होती है। वहीं अगर बात करें तो ये ना अंतर्मुखी होते हैं, लेकिन ये बहुत ही गहरे विचारक होते हैं, गहरे विचारक होते हैं। मतलब कि ये डीप थिंकिंग कर सकते हैं, यहाँ पे डीप थिंकिंग करते हैं। बोलते भले कम है ना। और चूंकि ये इनकी व्यक्तित्व क्या होती है, इनकी व्यक्तित्व होती है अंतर्मुखी। तो ये बहुत ही अकेले में रहना पसंद करते हैं। यह जिंदगी में अकेले में वास करना पसंद करते हैं, अकेले में वास करना पसंद करते हैं। तो ये सारा चीजें ना, ये मेलानकॉलिक है। अगर वहीं बात करें फ्लैग्मेटिक की, अब ध्यान दीजिएगा, ये फ्लैग्मेटिक की अगर हम बात करें साथियों, तो यह जो होती है फ्लैग्मेटिक सिचुएशंस के अंतर्गत जो व्यक्तित्व हमारे हिप्पोक्रेट्स महोदय समय बताते हैं कि यह शांत प्रकृति के होते हैं, शांत होते हैं, सरल होते हैं, मितव्ययी होते हैं। बड़ा ही अच्छा इनकी क्वालिटी होती है, शांत और सरल होते हैं। तो ये 4 प्रकार का हिप्पोक्रेट्स ने जो है पर्सनालिटी का उल्लेख 2500 ईयर्स ही उन्होंने बात कर दी है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो अगर मनोविज्ञान के इतिहास की बात करें तो ये बहुत ही जो है इनका इतिहास पुराना रहा है, बहुत ही इनका पुराना इतिहास रहा है, जिसके वजह से इनमें बहुत सारे परिवर्तन भी आए। ध्यान रखिएगा, वैसा संस्कृति जिनका इतिहास जितना पुराना हो उसमें उतना ही संशोधन होता है। जैसे सनातन धर्म की बात करें तो सनातन धर्म हमारा सबसे पुराना धर्म है, और इसमें इतनी सारे संशोधन हुई है कि आज हम लोग इनका बहुत सारे रूप को देख पाते हैं। जैनिज्म देख लीजिए, बुद्धिज्म देख लीजिए, है ना, सिखिज्म देख लीजिए, ये सारी चीजें
हमारे संशोधन के कारण से होता है, एडमेंट के कारण से होता है, जो नेसेसिटी होती है उनके कारण से लोग उसमें परिवर्तन करते हैं। इसी वजह से इनका इतिहास पुराना होने के कारण से इनमें परिभाषाएं में भी परिवर्तन दर समय इसमें परिवर्तन होते रहा है। और अगर इतिहास की बात करें तो यहीं पे हम लोग आते हैं 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी की अगर हम लोग बात करें 17th सेंचुरी है ना, थोड़ा इंग्लिश मीडियम वाले, चूंकि हमको बाइलिंगुअल करना है तो इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा सा जब इंग्लिश वर्ड यूज कर लेंगे तो आप लोग लिख सकते हैं, या फिर कभी हिंदी करेंगे तो इंग्लिश जरूर बोलेंगे हम, ठीक है। तो इन 17th सेंचुरी में हमारे एक मनोवैज्ञानिक रहे और जिनका नाम रहा जॉन लॉक साहब, है ना। क्या नाम रहा? जॉन लॉक। हिंदी में भी थोड़ा सा लिखने की कोशिश करेंगे ही, ताकि आपका साथ में नोट्स भी बनते चले। तो ये जॉन लॉक जो थे ये कौन थे? ये ब्रिटिश फिलोसोफर थे, है ना। ये ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक रहे, ऐसा बोलिए, ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट रहे। और इन्होंने एक वर्ड का यूज किया था जिसका नाम रहा क्या चीज? तो एडब्लेंड वैकल, जिसको बोलते हैं टेबुला राशा। ये टेबुला राशा एक वर्ड दिया था, टेबुला राशा। और इसका अगर मीनिंग की बात करें तो होता है एम्प्टी वेसल, है ना, एम्प्टी वेसल, जिसको हम लोग खाली बर्तन, कोरी स्लेट अगर वगैरह सब कुछ बोल सकते हैं। जॉन लॉक कहते हैं 17वीं शताब्दी में जब ये आते हैं अपने पुस्तक में उन्हें वर्णन करते हैं और लिखते हैं, है ना। तो और ये बताते हैं कि जो बच्चे माँ के गर्भ से जब बाहर हमारे वातावरण में आते हैं तो उनका जो माइंड रहता है ना वो खाली रहता है, उसका मस्तिष्क पूरा का खाली रहता है। वो एम्प्टी वैसल की तरह रहते हैं, खाली बर्तन के समान रहता है। आप जैसा भरोगे, जैसे भरोगे वैसा उसके अंदर हम लोग भर सकते हैं और उसको आगे बढ़ा सकते हैं। वहीं उसी समकालीन हुए हमारे एक रेने डिस्कार्टे, है ना, एक हमारे रहे रेने डिस्कार्टे, जिनका बहुत बड़ा रोल, बहुत अच्छे मैथमेटिशियन भी रहे ये साइकोलॉजिस्ट के साथ साथ। इन्होंने एक और चीज दिया था रेने डिस्कार्टे साहब, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इनका बहुत बड़ा रोल रहा था रेने डिस्कार्टे साहब का। तो रेने डिस्कार्टे साहब वही समकालीन रहे, उसी के समकक्ष रहे, समकालीन बोला जाए, है ना। हाँ, तो ये भी एक वर्ड लेके आते हैं और वो कहते हैं कि एवरी चाइल्ड हैज देयर इनबॉर्न कैपेबिलिटी, इनबॉर्न नॉलेज, है ना। प्रत्येक बच्चे के पास अपना जो जन्म से ही उनके पास कुछ ज्ञानें आती हैं, है ना। तो वो चीज उनको ये बतलाते हैं रेने डिस्कार्टे साहब। तो कहते हैं कि एवरी चाइल्ड, है ना, एवरी चाइल्ड, एक बार मैं देख लेता हूँ क्योंकि नीचे है, क्योंकि हम अकेले रहने की वजह से बहुत सारी चीजें कट जाता होगा, लेकिन नहीं, ठीक है। एवरी चाइल्ड have their every child have their inborn capabilities, या inborn, है ना, जन्मजात, inborn knowledge, इसको बोलते हैं हम लोग जन्मजात ज्ञान। प्रत्येक बच्चे जो आते हैं ना तो जन्मजात ज्ञान लेके आते हैं। यही दोनों में थोड़ा सा अंतर रहा। जॉन लॉक कहते हैं बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनका मस्तिष्क पूरा का पूरा खाली रहता है, पूरा का पूरा खाली रहता है। आप उसमें सिर्फ और सिर्फ वो समाज में आते हैं और समाज में अंगीकृत करके, देख के, सुन के, जान के उनको वो आगे बढ़ाते हैं और वो वर्ड करते हैं, यूज करते हैं टेबुला राशा। और टेबुला राशा का मतलब होता है क्या चीज? तो एम्प्टी वेसल्स, खाली बर्तन, कोरी स्लेट, है ना। वही रेने डिस्कार्टे साहब आते हैं, उसी के समकालीन रहे हैं और वो कहते हैं कि एवरी चाइल्ड हैव देयर इनबॉर्न नॉलेज, इनबॉर्न कैपेबिलिटीज। जितने भी बच्चे हमारे समाज में हैं, हमारे माँ के गर्भ से जैसे बाहर निकलते हैं, बाहर आते हैं, तो उनके पास बहुत सारे जन्मजात प्रवृत्तियां होती है, जन्मजात ज्ञान होती है और वो जन्मजात ज्ञान लेके ही वो समाज में आते हैं। चलिए, ये चीजें हमने आपको जो है बता दिया। अब ये हिस्ट्री को और अगर आगे हम बात करें तो चलते हम लोग 19वीं शताब्दी की ओर। आप इनका जरा एक बार स्नैपशॉट खींच लीजिएगा और साथ में लिखते भी चलेंगे आप, है ना। तो चलिए, अब 17वीं शताब्दी से हम लोग आगे की ओर चलते हैं और वो है चीज हमारा 19वीं शताब्दी की ओर चलते हैं, जो कि एकदम फॉर्मल बिगिनिंग ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। और बहुत बड़ी यहाँ पे इनकी, हमारे जितने भी मनोवैज्ञानिक आए, उन्होंने एक मनोविज्ञान को एक अच्छा दिशा दिया
और उस समय की जो कंडीशंस दशा रही उनमें से उनकी जो दिशा दी गई वो हमारे मनोविज्ञान को जो है बहुत आगे तक बढ़ाए हैं। चलिए हम लोग इस पे बात करते हैं। तो आते हैं हम लोग 19वीं शताब्दी की ओर, 19th सेंचुरी। इसी 19वीं शताब्दी में हमारे एक मनोवैज्ञानिक हुए जिनका नाम है विलियम वुंड। विलियम वुंड, इसको लिख देते हैं हिंदी में भी विलियम वुंड। अब विलियम वुंड के बारे में पढ़ेंगे, ये 19वीं शताब्दी में ही आते हैं और इनकी एक विलियम वुंड साहब की एक बुक आई थी, है ना, उसका जो था फर्स्ट साइकोलॉजी नहीं, सॉरी या इन्होंने जो है सर्वप्रथम एक ऐसे मनोवैज्ञानिक रहे जिसने कि चूंकि ये कहाँ के थे, ये जर्मन के थे, ये चूंकि जर्मन के थे और जर्मन के ही एक विश्वविद्यालय में, है ना, लिप्जिंग ऐसे शहर रहे हैं, याद रखिएगा, लिप्जिंग नामक शहर में, वहां के विश्वविद्यालय में उन्होंने क्या किया, तो फर्स्ट प्रथम मनोविज्ञान का प्रयोगशाला खोला, प्रथम मनोविज्ञान का प्रयोगशाला का इन्होंने स्टैब्लिश किया। तो याद रखिएगा इन्होंने क्या किया कि जो मनोविज्ञान सिर्फ और सिर्फ पुस्तकों पे होती थी, सिद्धांतों पे होती थी, विचारों को प्रकट करते थे सामने से, लेकिन उनका हम लोग प्रयोग नहीं करते थे। और ये पहला व्यक्ति हुए विलियम वुंड साहब जो कि लिप्जिंग नामक शहर में उन्होंने उनकी वहां की जो यूनिवर्सिटी थी उन पे उन्होंने प्रयोगशाला ओपन किया। क्लियर यहाँ पे। और यह व्यक्ति जो है ये जो वर्क करते थे प्रयोगशाला में, ये बात करते थे किस पे, तो स्ट्रक्चर ऑफ माइंड पे बात करते थे। किस पे बात करते थे, तो स्ट्रक्चर, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड पे बात करते थे। मतलब स्ट्रक्चर ऑफ माइंड की अगर बात करें तो मस्तिष्क की संरचना, है ना, या मन की संरचना बोल सकते हैं आप, मन की संरचना पे इन्होंने लगातार वर्क किया। और जब इन्होंने वर्क किया तो इनके सामने बहुत सारी चीजें उभर के आई। अपने प्रयोगशाला में बहुत सारा इन्होंने रिसर्च भी की और मन के बारे में इनका पता, इन्होंने बहुत सारी बातों को लिखा भी कि इनकी संरचना कैसे होती है, इसकी ये कैसे वर्क करते हैं, इन सारी चीजों पे ये बताते हैं। जिसके वजह से स्ट्रक्चर ऑफ माइंड पे बात करने की वजह से इसको फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, फादर ऑफ संरचनावाद के जनक, इसको हिंदी में बोले तो संरचनावाद के जनक हमारे विलियम वुंड साहब को कहा जाता है। वहीं पे चूंकि ये पहला मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोला था, तो इसी वजह से हम लोग बोल सकते हैं इसको कि प्रयोगात्मक, है ना, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक भी इनको बोलते हैं। अगर इंग्लिश में अगर बात करें तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फादर, इसको लिख सकते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। बात समझिएगा, एक एक करके बात को यहां से आप समझ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा इन सारे बातों को। विलियम वुंड जो है, ये विलियम वुंड एक ऐसे मनोवैज्ञानिक रहे जो कि सर्वप्रथम जो है मनोविज्ञान का प्रयोगशाला उन्होंने खोला और वहां पे वो जो है मन पे बहुत ज्यादा बात करते थे, मस्तिष्क पे ज्यादा बात करते थे। इसी की वजह से उनकी संरचनाओं में बात करने के कारण से उसे संरचनावाद के भी जनक कहा जाते हैं। और संरचनावाद संप्रदाय के जनक जो है हमारे विलियम वुंड को ही माना जाता है। और ये पहले मनोवैज्ञानिक रहे जिन्होंने प्रयोगशाला खोला और प्रयोगशाला में मनोविज्ञान की स्थिति, मनोविज्ञान की जानकारी का बहुत अच्छा रिसर्च किया, जिसके वजह से इसको जो है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहते हैं। और यहाँ पे जो यूज करते थे मेथड, वो मेथड का नाम है इंट्रोस्पेक्शन मेथड, है ना। यहाँ पे ये इंट्रोस्पेक्शन मेथड का यूज करते थे। ये इंट्रोस्पेक्शन मेथड क्या है, तो इसको कहते हैं हम लोग आत्मनिरीक्षण विधि, है ना, आत्म निरीक्षण विधि। आत्मनिरीक्षण विधि पे इन्होंने बात किया। क्लियर है यहाँ पे, ये सारे बात आपको समझ में आया, तो ये सारे पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो यहीं पे हमारे 19th सेंचुरी में और एक मनोवैज्ञानिक हुए,
है ना। ये तो चूंकि जर्मन के थे, तो हमारे एक यूएस के मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम रहा विलियम जेम्स। आइए इनकी आप स्नैपशॉट खींच लेंगे और इसी चीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और जुड़ते हैं विलियम जेम्स की ओर। तो एक बार हम लोग जो है एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा कि हमारे वीडियोस प्रॉपर वे में चल रही है कि नहीं चल रही है। बिल्कुल चल रही है। तो चलिए अब आते हैं हम लोग विलियम जेम्स की ओर। इसी के समकालीन हुए हैं, है ना, जिनका नाम रहा विलियम जेम्स। चलिए विलियम जेम्स, तो यहां पे हम लोग बात करते हैं विलियम जेम्स। इनकी तो जबरदस्त भूमिका रही, है ना, इनकी जबरदस्त भूमिका रही। हमारे विलियम वुंड साहब और विलियम जेम्स साहब दोनों एक अपने आप में एक समकालीन रहे, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर रहा और उन अंतर के बारे में बात करेंगे। चूंकि उस समय कम्युनिकेशन मास मीडिया इतना फैला हुआ नहीं था जो कि एक दूसरे के पास बात को पहुंचे। तो अब हम लोग बात करते हैं विलियम जेम्स। ये यूएसए के रहने वाले थे और यूएसए में इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इन्होंने लैब खोला था, है ना। कहां पे लैब खोला था? तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इन्होंने साइकोलॉजी की लैब ओपन की। लेकिन फादर ऑफ अगर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की बात करें तो हम लोग विलियम वुंड को ही लिखेंगे। इन्होंने की थोड़ा सा, चूंकि ये पता नहीं चल रहा कि आज दोनों किसने जो है सबसे पहले किसने बाद में की, लेकिन माना जाता है विलियम वुंड को ही, है ना। क्योंकि उससे मास मीडिया नहीं होने की वजह से दोनों की जो है बातें विचार एक दूसरे से नहीं मेल खाती है और दोनों ने अलग अलग तरीके से बात किया। वहीं अगर विलियम जेम्स की हम बात करें तो विलियम जेम्स जो है ऐसे हमारे मनोवैज्ञानिक रहे जिन्होंने सर्वप्रथम क्या किया, तो मनोविज्ञान की सबसे पहली पुस्तक लिखी थी। इनके पहले पुस्तक नहीं लिखी जाती थी, अपने आइडियाज को, सोच को कहीं पे डेवलप की जाती थी और एक अच्छे जो ग्रंथ लिखी जाती थी वो नहीं लिखी जा रही थी। हमारे विलियम जेम्स साहब ही आए जिन्होंने जो है इस चीज को आगे बढ़ाया और उनकी पहली पुस्तक आई फर्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी 1989 लमसम, है ना, 1989 में एक बुक आई थी। 1989 में ये बुक आई और ये बुक जो है जबरदस्त हमारे समाज माहौल हमारे विश्व में इनकी बुक बहुत ज्यादा प्रचलन में आई। लेकिन प्रचलन में कब आई? तो 1910 में आई। यार ध्यान दीजिएगा, 1910 में ये बुक है। बहुत ज्यादा इनकी ख्याति, इनको बहुत ही ज्यादा लोगों का सराहना मिला और इनकी बुक का नाम रहा प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। क्या नाम रहा? तो इसका बुक का नाम रहा, बुक की अगर बात करें, पहले बुक याद कर लीजिए, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। है ना। मनोविज्ञान के सिद्धांत नामक पुस्तक जो है, मनोविज्ञान के सिद्धांत नामक पुस्तक, पहली पुस्तक इन्होंने लॉन्च की 1989 में। लेकिन इनकी जो ख्याति है ना, ये जो फेमस हुए वो 1910 में जाके बहुत ज्यादा फेमस हुए। लेकिन यही चूंकि विलियम वुंड साहब स्ट्रक्चर ऑफ माइंड पे बात करते थे, लेकिन ये हमारे ऐसे मनोवैज्ञानिक रहे जिन्होंने बात किया फंक्शन ऑफ माइंड, है ना, फंक्शंस ऑफ माइंड। फंक्शंस ऑफ माइंड, माइंड कैसे वर्क करता है, उनका कार्य पद्धति क्या, उनका वो कार्य शैली क्या है, वो कार्य किस तरह से करते हैं, इन पे बहुत ज्यादा उन्होंने फोकस किया और इसी की वजह से इसको फादर ऑफ फंक्शनलिज्म भी कहते हैं। फादर ऑफ, मतलब कि हिंदी में बोले तो प्रकार्यवाद के जनक इनको कहा जाता है ना। इनमें इन्होंने बात किया था किसमें? तो माइंड के कार्य पे बात किया था, जिसके वजह से इसको प्रकार्यवाद के इसको जनक कहा जाता है। इन्होंने और भी बहुत सारे थ्योरी दी है, तो उन सारे थ्योरी पे बात करेंगे ना। आत्म संप्रत्यय का नियम भी इन्होंने दिया था। इन्होंने एक दिया था आत्म संप्रत्यय, आत्म संप्रत्यय की अवधारणा इन्होंने दी थी, है ना। इंग्लिश में बोले तो सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी, सब कंसेप्ट थ्योरी भी उन्होंने दी थी। फिर अगर हम लोग बात करें तो यही विलियम जेम्स ने हमारी इस 19वीं सेंचुरी में बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया। इनकी बुक भी फेमस हुई। ये चूंकि फंक्शंस ऑफ माइंड में बात किए और इन्होंने मनोविज्ञान को एक अलग ही दिशा दी, जिसके वजह से इनको फादर ऑफ
साइकोलॉजी कहा जाता है। इनको क्या क्या कहा जाता है? तो फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। इतनी ही फेमस हुई कि इसको फादर ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं। साथ ही साथ इनको फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी भी कहा जाता है। इनको हम फादर ऑफ, है ना, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, है ना, इसको कह सकते हैं मनोविज्ञान के जनक। और वहीं अगर इसको बात बोले तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक इनको कहते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक इनको कहा जाता है। क्लियर है साथियों? वही यह ऐसे हमारे मनोवैज्ञानिक रहे जिन्होंने एक अलग ही हमारे मनोविज्ञान को दिशा दिया। अब समझिएगा बात को। तो इन सारे पॉइंट्स का आप याद रखिएगा और इन सारे पॉइंट्स से एग्जाम में देखने को भी सारे क्वेश्चन यहां से देखने को मिल जाते हैं। तो विलियम जेम्स से संबंधित एक बार देखिएगा, एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी लैब खोला 1989 में। मम्मा जय गुरुदेव। चलिए आइए, फादर ऑफ फंक्शनलिज्म, संरचना प्रकारवाद की इसको जनक भी कहा जाता है। वहीं पे इन्होंने एक थ्योरी डेवलप की जिनका नाम रहा सब कंसेप्ट थ्योरी, और इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी और फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी भी कहा जाता है। चलिए यहाँ तक हम लोग जो है फॉर्मल बिगिनिंग को देख लिए हैं। और भी बहुत सारे मनोवैज्ञानिक के ऊपर में बात करें हम लोग करेंगे, जैसे कार्ल रोजर्स, अब्राहम मैस्लो, हमारे सिगमंड फ्रायड, थॉर्नडाइक और भी अन्य सारे मनोवैज्ञानिकों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग मिलते हैं अगले एपिसोड पर, इसको और भी आगे बढ़ाएंगे। तो हम अपने स्टूडेंट से चाहेंगे, हमारे जितने भी अभ्यर्थी हैं, अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियोस को हमारे चैनल में अगर पहली बार भी अब आए हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि हमारी इस तरह की वीडियो लगातार DSSB सीटेट की पूरी एकदम पेडागॉजी कंप्लीट कर दूंगा मैं। तो ऐसा मेरा वादा है आप लोगों से। वैसे हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि हमारी अनुभव उनके तक पहुंचे और उनके ज़िंदगी में उनकी सार्थकता उनको जो है आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए साथियों, यहीं पे हम अपने वीडियोस को यहीं पे रोकते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड पर। बने रहेंगे हमारे साथ इसी तरीके से। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव।